नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी की आंधी से बचने के लिए अखिलेश ने थामा कांग्रेस का हाथ। अलीगढ़ रैली में प्रधानमंत्री का आरोप, राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री के आरोपों पर राहुल गांधी का जवाब, कहा कांग्रेस एसपी गठबंधन से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री, चुनाव जीतने पर मेक इन यूपी का वादा। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, रोजगार देने और पलायन रोकने पर जोर, 1 साल के लिए मुफ्त डेटा के साथ स्मार्टफोन का वादा। उत्तराखंड बीजेपी से 10 और नेता 6 साल के लिए निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, अब तक 33 नेताओं पर कार्रवाई। और आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोएडा और शामली में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की आलोचना की और केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे काले धन पर नकेल कसने में मदद मिली है। उन्होंने प्रदेश की जनता से बीजेपी को बहुमत देने की अपील की। उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश से स्कैम नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को कमल चाहिए, उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य चाहिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसका डर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शामली जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कैराना से लोगों के पलायन का मुद्दा उठाया, तो नोएडा रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की। उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, तब जाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलेगी। तो भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कासगंज और फिरोजाबाद में चुनावी रैली करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कानपुर में साझा रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मेक इन यूपी पर जोर दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने स्कैम टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब भी दिया। इस बीच राहुल गांधी आज शामली, मथुरा और अलीगढ़ में और अखिलेश यादव सीतापुर में रैली करने वाले हैं। कानपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साझा रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी घबराकर रोज नया लेबल ला रहे हैं। उन्होंने स्कैम का नया मतलब समझाते हुए प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया। एस का मतलब सेवा, सर्विस गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी। राहुल ने रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए और कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मेक इन यूपी पर जोर दिया। 15 मिनट के भाषण में राहुल ने कई बार प्रधानमंत्री की आलोचना की। मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा।
साझा रैली में अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में विरोधियों पर प्रहार किया। आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहां रुकेगी टिकेगी अभी, लेकिन हमें भी स्कैम देश से हटाना है। सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। इससे पहले राहुल गांधी ने सहारनपुर में और अखिलेश यादव ने उन्नाव में रैली को संबोधित किया। उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल बच गई तो अब सरकार भी बच जाएगी, तो सहारनपुर रैली में राहुल गांधी ने कहा कि ये गठबंधन यूपी के भविष्य का आईना है और उनकी लड़ाई देश को बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस समय हमारे साथ पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। पंचानन, जिस तरह से प्रचार की तस्वीर दिख रही है हमें उत्तर प्रदेश में, उसके केंद्र में यही लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है एक दूसरे पर पलटवार करने का, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इसमें। पंचानन, आवाज आ रही है आप तक? हम देख रहे हैं लगातार प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। गोवा और पंजाब में चुनाव के बाद एक तरह से तमाम दिग्गज अब उत्तर प्रदेश में प्रचार की बागडोर थामे हुए हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री की रैली, उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली। आज भी तमाम बड़ी रैलियां हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम बड़े नेता आज नजर आने वाले हैं। आज अलग अलग रैलियां करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रविवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। भाटिया ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों से समझौता करने की वजह से वो बेचैन महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा निर्णय है जो कतई आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के ये निर्णय मैंने लिया है। अपने शुभ चिंतकों से बात करके, अधिवक्ता भाइयों से बात करके, जो प्रदेश भर से आए थे, ये निर्णय मैंने लिया है। और ये जरूर कहूंगा कि सिद्धांतों से समझौता करके अगर कार्य करना पड़े तो व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे पद रहे या ना रहे। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए। पंचानन, यही समझना चाह रहे हैं प्रचार की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? सारा जोर लगाया जा रहा है, एक तरफ लग रहा है बीजेपी, दूसरी तरफ एसपी कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो स्लोगन वॉर की बात हो, यूपी को ये साथ पसंद है, या फिर स्कैम की बात हो, पूरा जोर लगाया जा रहा है इसे लेकर। जी हाँ प्रीति, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बड़े दो राज्य थे गोवा और पंजाब, वहां पर चुनाव मतदान पूरा संपन्न हो गया। एक चरण का ही मतदान था, वो संपन्न हो गया। इसलिए सारा जोर जो है पार्टियों का, वो पूरा स्टेट आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने जैसे कि 4 फरवरी को रैली की थी मेरठ में और 5 फरवरी यानी कल अलीगढ़ में रैली की थी, और 2 अलग अलग उन्होंने एक्रोनिम्स, यानी कि जैसे पहले स्कैम की बात कही, उसके बाद उन्होंने विकास की बात कही, तो वो एक्रोनिम्स निकालकर वो विपक्षियों पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं पर यही गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए गठबंधन एक तरह से किया गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उनका पूरा हमला यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होता है। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला एक तरह से लोकतंत्र की जो ये लड़ाई है, तो उसमें चुनाव में देखने को मिल रही है। और सबकी निगाहें पहले चरण और दूसरे चरण में होने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है मतदान के लगभग 40 सीटों के आसपास, उसके लिए तैयारी है यहाँ पर, और उसके लिए सारी जुगत लगभग बढ़ाई जा रही है। और बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद मैदान में कूदे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम दिग्गज इस समय यूपी में जमावड़ा लगाए हुए हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पलायन रोकने, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई लोक लुभावन वादे किए हैं। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में पलायन वाले क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर खासा जोर दिया गया है। घोषणा पत्र का जो सार तत्व है वो ये है कि अमल
इसके प्रत्येक बिंदु जो है, जिस तरीके से एक चेन होती है, कड़ी होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो है, ये एक कड़ी है, श्रृंखला है। एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीजों से तीसरी चीज, ये नकल नहीं है जो भाजपा ने जो है हमारे किए हुए कार्यों को नकल करके अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, आपदा के खिलाफ लड़ाई के लिए हर एक गांव में 5 आपदा मित्र बनाए जाने की बात, 2018 तक हर गांव में बिजली, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 5 सालों में पर्यटकों की संख्या 3 गुना करने, युवाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक फ्री डेटा देने, पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने, पलायन रोकने का वादा करने के साथ नए जिले बनाने का वायदा शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न बनाने में मदद देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में अगले 5 साल में महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य को एक रोल मॉडल बनाने की बात कही गई है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उनकी नकल कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई उनके पास योजना है, ना विकास का कोई रोड मैप है। वो दाएं बाएं से नकल करके अपना काम चलाते हैं। राज्य की सभी 70 सीटों पर 15 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले 10 और नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश पार्टी महामंत्री नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित होने वाले नेताओं में मुरारी लाल भट्ट, सत्य सिंह राणा, महेश पवार प्रमुख है। अब तक कुल 33 नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में बीएसपी प्रमुख मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि साफ छवि वाले और जनता का ध्यान रखने वाले लोग हों। दलितों के आरक्षण पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विशेष वर्ग के लिए इन दोनों दलों ने कुछ नहीं किया। प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं या अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें अब यह एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व इन्हें धीरे धीरे खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ नवविक्रम जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। नवविक्रम, लगातार प्रचार तो जारी है ही उत्तराखंड में, लेकिन इन सब के बीच माना जाए जो दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती बागी नेताओं की है। ये बिल्कुल प्रीति, अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में और उससे पहले कांग्रेस में जो लगातार बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। और जैसे कि आपने पहले बात की, मायावती यानी बीएसपी की करीब 20 सीटों पर बहुत मजबूत पकड़ है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चुनौती जो बागियों की है, उससे निपटने में अभी तक पार्टियां नाकामयाब रही हैं। बीजेपी ने 4 जो निवर्तमान विधायक हैं, उन लोगों के उनका नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया में उन्हें मना जरूर लिया है, लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने आएगा, क्योंकि अभी मतदान के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीएसपी दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है यहाँ। दूसरा, बागी नेता, 10 दिन पहले तक, चुनाव के 10 दिन पहले तक लगातार बागी नेताओं को बाहर निकालने का काम जारी है। एक बड़ी चुनौती बड़े दलों के लिए उत्तराखंड में बागी नेता भी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए नवविक्रम। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन का सिलसिला जारी है। कई जिलों में हालात इतने भयावह हैं कि यहाँ की आबादी तक कम हो गई। हर राजनीतिक पार्टी पर्वतीय इलाकों के विकास का वादा तो करती है, लेकिन पहाड़ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं।
द्वारहाट से करीब 15 किलोमीटर दूर ये है तिकुल्टी गांव। दस साल पहले इस गांव में करीब 250 परिवार रहते थे, लेकिन इन दिनों महज 110 परिवार ही गांव में रुके हैं। न पढ़ने लिखने की व्यवस्था है और न ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं। हालत ये है कि लोग रोजी रोटी के चक्कर में दूर निकल गए। ऐसे परिवार हैं कि जिसमें केवल लगभग मेरे वहाँ गांव की ऐसी कंडीशन है कि 20 परिवार ऐसे हैं कि यदि एक बुढ़ा और एक बुढ़िया रहते हैं, यदि बुढ़ा मरा तो बुढ़िया अपने लड़कों के साथ गई और बुढ़िया मरी तो बुढ़ा अपने लड़कों के साथ गया। तो ये हाल है यहाँ पर पलायन का। इंदर राम की यही कहानी है। 2 बेटे हैं और दोनों बाहर। तिकुल्टी में ऐसे दर्जनों परिवार हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग घर में बचे रह गए। असल में समूचे पहाड़ में पलायन का ये दर्द बिखरा मिल जाएगा। कोई रोजगार के साधन नहीं है, सब नवयुवक बाहर जाते हैं, न यहाँ कोई रोजगार नहीं है और यहाँ जमीन से भी कोई खास पैदावार नहीं हो रही है। रोजगार के साधन है नहीं, जो यहाँ रोजगार करें बाहर ही जाते हैं रोजगार के लिए। किधर जाते हैं? जैसे दिल्ली चले गए या दिल्ली बॉम्बे वगैरह, या फिर यहाँ आपके रुद्रपुर वगैरह। 30-40% जितने जो लोग हैं वो रोजगार के लिए बाहर ही होंगे। 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पलायन का सिलसिला इसके बाद और तेज हो गया। जनगणना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश के 2 शिक्षित जिले अल्मोड़ा और पौरी में आबादी घट गई। 2001 से 2011 के दरमियान दोनों जिलों में 10,000 तक लोग कम हो गए। जानकार मानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रोजगार पलायन का सबसे बड़ा कारण है। जब आप शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे, संचार की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे अंतर्वर्ती इलाकों में, और कोई वैकल्पिक आर्थिक हाथ में उसको हुनर नहीं देंगे या जॉब नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड गांव है और वो गांव भी जो है बाहर है। मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां स्कूल नहीं है या फिर स्कूल है तो 6-7 किलोमीटर दूर चल के जाता है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हर बार पहाड़ के विकास का वादा किया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी छोटी पार्टियां ये दावा करती हैं कि अगर सरकार बनी तो पलायन पर लगाम कस जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी का दावा है कि उसके पास पलायन रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सिर्फ ब्लूप्रिंट से लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार में हिस्सेदारी की, लेकिन इस बार पार्टी अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी का दावा है कि वो किसी भी सूरत में इन दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं देंगे। राज्यसभा टीवी संवाददाता दिलीप खान से उन्होंने खास बात की। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी। पुष्पेश जी, 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था यहाँ पे, उसमें आपकी पार्टी ने 4 सीट जीती, फिर 3, फिर 1। इस बार हम क्या माने? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य बनाने का मकसद क्या था और किन उद्देश्यों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था। इन 16 वर्षों में आज भी जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में रही, उन्होंने यहाँ की नीतियों के हिसाब से, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई काम नहीं किया है। एक सवाल महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सरकार बनाने के लिए किसी विधायक की जरूरत पड़ी, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दोनों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उत्तराखंड क्रांति दल का राजनीतिक स्टैंड हमेशा साफ और स्पष्ट रहा है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया तो उसमें 9 बिंदु मुख्य थे, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी घोषित करना, दूसरा जो मैंने विकास खंडों की बात की, परिसीमन को खत्म करना। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन थे, वो आज के साथ आपके साथ एकजुट नहीं है, वो आपके साथ एक डिफरेंसेस के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। उत्तराखंड में केवल सामाजिक संगठन उस दौर में हुआ करते थे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में उन सारे लोगों ने राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा। वर्तमान में राज्य बनने के बाद ये चूंकि जैसा हमारा लोकतंत्र है, उसमें जहां पर भी जिसके विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सारे नए संगठन आए हैं, नए संगठनों का गठन हुआ है। क्या इस बार अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जिसको भी ज्यादा सीटें मिलती है और विधायक की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या यूकेडी इस बार भी सरकार बनाने में हिस्सेदारी लेगी?
उत्तराखंड क्रांति दल ने ये फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड के हित के लिए जिसको बात करनी होगी हम उत्तराखंड क्रांति दल से करेगा। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, द्वाराहाट। और अब बात मणिपुर की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने मणिपुर सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। इम्फाल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच की जाएगी। उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी को भी जड़ से खत्म करने की बात कही। राम माधव ने कहा कि मणिपुर देश के 3 सबसे कम विकास करने वाले राज्यों में से एक है, लिहाजा बीजेपी की सरकार में मणिपुर का तेजी से विकास किया जाएगा। मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच शांति के लिए कुछ लोगों ने एक अनूठा फॉर्मूला सुझाया है। उन्होंने राज्य के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। ये समुदाय अभी तक राज्य और केंद्र सरकार की सूची में सामान्य श्रेणी में है। मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय पर हर राजनीतिक दल की नजर रहती है। मैतेई लोगों का दावा है कि 1949 में भारत में विलय के वक्त वो जनजाति की श्रेणी में थे, लेकिन 1950 में जब अनुसूचित जनजातियों की सूची बनी तो उनका नाम गायब हो गया। मैतेई खुद को मणिपुर का मूल निवासी मानते हैं। इनका आरोप है कि उन्हीं के जैसे नगा और कुकी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। When Manipur was merged with India, although the Meiteis were included as a tribal community as per the government records, they were somehow not included in the list of scheduled tribes in 1950. So therefore there has been a political divide between the Meiteis and the Hill Brethren in Manipur as such. मैतेई लोगों का मानना है कि अनुसूचित जनजाति में आने से कुकी, नगा और मैतेई एक श्रेणी में आ जाएंगे और टकराव खत्म हो जाएगा। One hope is that if Meiteis is included in scheduled tribe list, all will be treated as equal, and then a cohesive and harmonious society based on social ethnic equality and equal respect for all indigenous communities of Manipur will be ushered in. मैतेई लोग मणिपुर में किए गए विभाजन को बनावटी मानते हैं और झगड़े को सियासी। So what is your relationship with Koki community? Yeah, very good. But some external forces try to separate us. But among the people, among the civil societies, we have good relationship and we live here coexistently. मैतेई लोग कई बार केंद्र और राज्य सरकार को लिख चुके हैं। केंद्र का कहना है कि जब तक राज्य उन्हें जनजाति सूची में नहीं डालता, तब तक राष्ट्रीय सूची का आधार नहीं बन सकता। मैतेई लोग ज्यादातर घाटी इलाकों में रहते हैं, जो कुल क्षेत्रफल का महज 10% है। पहाड़ी इलाकों में कुकी और नगा लोग रहते हैं। मैतेई लोगों की शिकायत है कि उनकी जमीन तो कोई भी खरीद सकता है, पर मैतेई पहाड़ों में जमीन नहीं ले सकते। उन्हें ये भी आशंका है कि म्यांमार और भारत के बीच व्यापार बढ़ने से उनकी जमीनों पर भी दबाव बढ़ेगा। इस तरह का आंदोलन चलाने वाले मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि वे देश भर के सामान्य वर्ग के अन्य जातियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वे इनसे काफी पिछड़े हैं। अनुसूचित जनजाति में डालने से मणिपुर के अन्य जनजातियों के समरूप में हो जाएंगे और जनजातियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती है, जो अन्यमनस्कता की स्थिति रहती है, वह भी दूर होगी और मणिपुर की शांति में यह सहायक होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इम्फाल से अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।